हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा हिस्ट्री का लेक्चर होगा। इसके पहले तक जो हमने देख लिया है वो किस प्रकार से और यहाँ पे जो है किस प्रकार की नेहरू युगीन ढांचा था और नेहरू युगीन के बारे में हमने यहाँ जान लिया है और उनके जीवन परिचय से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब हमने जान लिया। आज जो हम देखेंगे नेहरू युगीन की जो स्वतंत्र एक प्रकार से क्या क्या यहाँ पे फैक्ट्स रहे हैं उनके और भूमि सुधार वगैरह वगैरह इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। नेहरू युगीन मतलब जो आर्थिक ढांचा था वो कैसा था उसके बारे में जो है यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं कि जो है नेहरू युगीन जो है आर्थिक एक प्रकार से ढांचा ये कैसा था, स्वतंत्रता के समय समस्याएं क्या थी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से नेहरू युगीन एक प्रकार से जो ढांचा था वो चल रहा था, उसकी क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या समस्याएं उस समय फेस करने को आ रही थी कि देश को क्या किस प्रकार से आर्थिक वृद्धि मिले, इसके बारे में जो है हम यहाँ पे जानेंगे। तो नेहरू युगीन जो आर्थिक ढांचा था वो नेहरू युगीन जो एक प्रकार से कह सकते हैं नेहरू युगीन आर्थिक ढांचा, स्वतंत्र भारत की जो समस्याएं क्या थी, स्वतंत्रता के समय जो है भारत जो स्वतंत्र हुआ था उस समय क्या क्या समस्याएं थी, नेहरू युगीन ढांचा एक प्रकार से आर्थिक ढांचा जो था उसमें क्या क्या समस्याएं थी कि नेहरू जी जो है उस समय प्रधानमंत्री बने थे तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियां थी कि देश को कैसे जो है मतलब एक प्रकार से वृद्धि मिले, आर्थिक वृद्धि मिले। तो स्वतंत्रोत्तर भारत में भूमि सामंती संबंध था। सामंत के बारे में आप लोग जानते होंगे, सामंती संबंध था कि 70% जो भूमि थी वो जमींदारों और किसके साहूकारों के अधीन में थी। 70% जो भूमि थी मतलब 70% जो भूमि का एरिया था वो इन्हीं के अंडर में आता था। और ये लोग क्या करते थे, इनकी संख्या बहुत कम थी लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या से उसको जो है पट्टे पर दे देते थे भूमि के और खेती करवाते थे उनसे। तो ये जो है सामंतवादी व्यवस्था थी। और भूमिहीन कृषकों की संख्या में विस्तार, मतलब जो भूमिहीन श्रमिक थे उनकी संख्या ज्यादा थी इसके तुलना में, साहूकारों के और सामंतवादियों के तुलना में। सीमित औद्योगिकरण, औद्योगिकरण जो है यहाँ पे था नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अंग्रेज जो थे यहाँ पे जो है औद्योगिकरण नहीं किया था उन्होंने यहाँ के कच्चे माल को ले जाकर के इंग्लैंड में जो है औद्योगिकरण का विकास किया था। यहाँ का जो कच्चा माल ले गए थे उसको लेकर फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट किया और उस प्रकार से वो यहाँ पे एक बाजार तो बना दिया था लेकिन यहाँ औद्योगिकरण नहीं किया था। तो उस समय जो था समाप्ति तक जो है राष्ट्रीय आय में उद्योगों का योगदान 7.5% था। मतलब जो टोटल जीडीपी थी यहाँ की घरेलू उत्पादन जो होता था वो 7.5% ही स्थान जो है केवल उद्योगों का था, बाकी का कृषि वगैरह का था। और बाकी जो है 7.5% जो था वो केवल और केवल ये कह सकते हैं ये मतलब उद्योगों का जो है इसमें स्थान था। उसके बाद में था असंतुलित करारोपण नीति, मतलब इनकी जो करारोपण की नीति भी थी वो असंतुलित थी। असंतुलित का मतलब ये था कि कुछ लोगों को ये कर जो थे वो बहुत सस्ते पर देते थे, उस समय की जो व्यवस्था थी। और इस समय मतलब जो छोटे लोग होते थे जो कम कर लेते थे उन पर बहुत ज्यादा जो कम ऋण लेते थे उन पर बहुत ज्यादा कर लगाया जाता था। ये व्यवस्था आज भी चली है एक प्रकार से मतलब चल रही है। जैसे कोई मतलब बिजनेसमैन जो बड़ा होता है बैंक उसको सस्ता लोन देती हैं और जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं बैंक उनको क्या करती है, बहुत मतलब हाई रेट पे लोन देती है। तो ये इस प्रकार की असंतुलित करारोपण व्यवस्था आज भी जो है अंग्रेजों के शासनकाल वाली किसी न किसी प्रकार से लागू है। शिक्षा की जो दयनीय स्थिति, मतलब शिक्षा तो यहाँ पे एक प्रकार से नाम की जो एक रह गई थी। शिक्षा यहाँ पे कोई शिक्षित वर्ग नहीं बनाया जाता, उसको एक प्रकार से मजदूर वर्ग ही बना दिया जा रहा था। शिक्षित वर्ग बहुत ही कम, जिसके पास पैसा होता था बहुत ज्यादा, वही लोग वही पढ़ा पाते थे अपने बच्चों को बाहर ले जाकर। यहाँ पे तो शिक्षा का कुछ होना नहीं था। यहाँ पे तो औद्योगिकरण वो सोच समझते थे कि अगर जो इनको शिक्षित कर देंगे तो ये लोग अपने अधिकारों की मांग करेंगे, तो ऐसा उन्होंने किया भी यहाँ पे नहीं था उतने ज्यादा। जहाँ पे जो विरोध होता था तो जैसे कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती थी, नक्सलवाद जैसे पनपने लगा, तो वो उनके मन में कुछ विचार आया कि कुछ विश्वविद्यालय जो है बनाए जाने चाहिए
जिससे कुछ लोग यहाँ के शिक्षित हो जाएं, वो लोग जो हैं हम उन पर हम शासन करेंगे और वो लोग ये जनता पे शासन करेंगे। ऐसा जो है उन्होंने बनाया था। शरणार्थियों की समस्या, देश के विभाजन के समय जो है शरणार्थियों की जो है समस्या उत्पन्न हुई थी। जैसे पाकिस्तान से आई जो है भारत आई थी, मतलब पाकिस्तान से जो संख्या हुई मतलब जनसंख्या थी वो कहाँ आई थी, वो भारत आई थी। इसी क्रम में नेहरू जी की आर्थिक मॉडल का विकास हुआ था। नेहरू जी के मॉडल आर्थिक मॉडल का विकास जो है इसी क्रम में हुआ था। इसके बाद भूमि सुधार के बारे में हम जानेंगे कि भूमि सुधार क्या था। भूमि सुधार जो था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है शोषित करोड़ों ग्रामीण जनता के भाग्य में परिवर्तन एवं सुधार की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद करोड़ों जो है शोषित वर्ग जो थे उनकी समय एक प्रकार से समस्या थी कि मतलब भूमि सुधार किया जाए, जैसे उनको भी जो है जमीन मिल सके। जिनके पास जमीनें नहीं है, कुछ बहुत साहूकार थे तो वो बहुत बड़ी मतलब जमीनें अपने कब्जा किए थे, तो ये उनके सामने एक समस्या थी कि इनको किसी भी प्रकार से हटाया जाए, तो जो इस भूमि को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में सभी को दिया जाए, जिससे जो है सबका विकास हो और कोई किसी पे जो है राज ना कर पाए। कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है घोषणा की थी कि ये हल जिसका जमीन उसकी। कांग्रेस ने जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो है मतलब घोषणा की थी कि हल जिसका उसी की जमीन होगी। कई लोगों ने जो है भूदान आंदोलन चलाए थे, विनोबा भावे जैसे वगैरह। तो ये मतलब इससे तो जो था कि लोगों से कहा गया था कि 1/6 हिस्सा जो है अपनी जमीन का वो उन लोगों के वर्ग मतलब दे दीजिए जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए दान कीजिए। गांव दान, भूदान, ये सब आंदोलन चलाए गए थे। कांग्रेस स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है घोषणा की थी कि हल जिसका जमीन उसकी थी। वस्तुतः जो थी ब्रिटिश कालीन जो व्यवस्था थी वो शोषण पर आधारित थी। अगला जो है भूमि सुधार के उद्देश्य क्या क्या थे। ब्रिटिश काल में भूमि के संबंधों को समाप्त करने की एक नई व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसमें जो है भूमि सुधार खेती करने वाले को उसके वास्तविक मालिक हों, खेती करने वाले उसके क्या हों, वास्तविक मालिक हों, और भूमि के संबंधों में होने वाले शोषण और सामाजिक अन्याय को क्या करना, समाप्त करना भी था। जनसंख्या जो है सभी वर्गों को समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करना, जनसंख्या में सभी वर्गों को समान अधिकार एवं अवसर भी प्रदान करना। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन सरकार द्वारा उठाया गया कदम था। क्योंकि जमींदार किसानों का शोषण करता था, अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जमींदारी उन्मूलन का जो है मुख्य लक्ष्य बना। मतलब जमींदार क्या था, किसानों का शोषण करता था, इसलिए जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जमींदारों को खत्म किया जाए, ऐसा जो है उद्देश्य बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है देश में 57% क्षेत्र पर जमींदारी व्यवस्था के अधीन थी। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई थी, उसके बाद भी आंदोलन वगैरह हो गए थे, उसके बाद जमीन बट की गई थी, उसके बाद भी 57% जो एरिया था वो जमींदारों के अधीन था। कुछ राज्यों में जो है 1951 से पहले जमींदारी उन्मूलन के लिए कानून बनाए गए थे। इसके पहले कानून बनाए गए थे, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से इसे न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मतलब न्यायालय में इसको चुनौती दे दी गई थी कि भैया ये कानून जो है एक प्रकार से हमारी जो है जमीन छीन रहा है, ये हमारे खिलाफ है। तो ऐसा जो जमींदारों ने रख दिया था। 1951 में पहला संविधान संशोधन बिल बनाया गया था। इस संविधान संशोधन को 9वीं अनुसूची में स्थापित किया गया था। चौथा संविधान संशोधन 1955 में लाया गया था। इन संशोधनों के उद्देश्य से जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को न्यायालय के दायरे में सुरक्षित करना और इसी प्रकार जमींदारी उन्मूलन क्या उसका संभव हुआ था। जमींदारों में जो है 17.3 करोड़ जो एकड़ जो भूमि ली गई थी, परिणाम स्वरूप 2 करोड़ किसानों को क्या हुआ था, इससे फायदा हुआ था। कृषक सुधार की अगर जो बात करें तो ब्रिटिश काल में जो था किसानों पर अत्यधिक करारोपण किया गया था। किसानों पे ज्यादा से ज्यादा करारोपण किया गया था, जिससे उनकी स्थिति जो है बहुत दयनीय हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कर को नियमित एवं कम कर करने के लिए कदम उठाए गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सिफारिश की गई थी कि कर की दर जो है 1/4 और 1/5 वो होनी चाहिए। ये पहली पंचवर्षीय योजना में बात की गई थी। किसानों को भूमि से बेदखल को रोकने के लिए अनेक राज्यों में कानून भी बनाए गए थे।
सरकार के इस बात पर भी बल दिया था कि किसानों को भूमि की स्वामित्व प्राप्त हो, मतलब किसान जो है वो भूमि के स्वामी बन जाए किसी भी प्रकार से। अगला जो हमारा था वो कृषि का पुनर्गठन। कृषि का पुनर्गठन, भूमि जो है सीमा, भूमि की जो है सीमा बंदी थी और भूमि सुधारों में इसका जो है काफी महत्व दिया गया था। भूमि के सीमा निर्धारण के लिए जो है परिवार में इनकी इकाई को मानकर व्यक्ति की इकाई माना गया था, मतलब परिवार को इकाई नहीं माना गया था, भूमि को व्यक्ति को इकाई मानकर जो है किया गया था भूमि सुधार। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण कम भूमि ही प्राप्त हो सकी थी और उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में बड़े राज्यों में केवल कह सकते हैं 2,32,800 हेक्टेयर भूमि का जो है पुनर्वितरण के लिए प्राप्त हो सका था, मतलब इतनी जो है भूमि पुनर्वितरण के लिए प्राप्त हो सकी थी। चकबंदी जब हुई थी तो भूमि की चकबंदी से संबंधित पहला अधिनियम 1920 ईस्वी में बना था। पहला अधिनियम 1920 ईस्वी में बना था, बड़ौदा में जो है पारित किया गया था। ये अधिनियम प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने से पहले उत्तर प्रदेश और बंगाल, बंबई, हैदराबाद में चकबंदी कानून जो है पारित हो चुके थे। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना की अगर जो बात करें तो उससे पहले यहाँ पे जो है कानून पारित हो चुके थे चकबंदी से संबंधित। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक जो है 1,20,00,000 हेक्टेयर जो है भूमि पर चकबंदी हो चुकी थी। इतने भूमि की चकबंदी हो चुकी थी, ये एग्जाम में पूछने वाले नहीं है, ये आप याद रखिएगा ऐसे दिमाग में, भूल भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, कभी पूछने वाला नहीं। और 1,20,00,000 जो है हेक्टेयर भूमि की चकबंदी की गई थी। जितनी जो है भूमि सुधार अभी तक जो है चकबंदी हुई थी उससे जो है किसानों को क्या हुआ था, फायदा हुआ था। भूदान आंदोलन की अगर जो बात करें तो भूदान आंदोलन के जो प्रेरता थे एक प्रकार से वो विनोबा भावे थे। भूमिदान आंदोलन का ये पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के माध्यम से ही नहीं बल्कि जो है एक आंदोलन के माध्यम से कोशिश इन्होंने की थी। विनोबा भावे ने जो है सर्वोदय समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी और ये एक ऐसा अखिल भारतीय मंच बना करके जिसका उद्देश्य था अहिंसात्मक तरीके से परिवर्तन लाना। ये जो है हिंसात्मक तरीके से परिवर्तन लाने की बात करते थे। आचार्य विनोबा भावे जो है उनके अनुयायियों ने गांव-गांव में जो है प्रत्येक को अनुरोध करते थे कि 1/6 भूमि का जो है हिस्सा वो जो है लोगों को दान करें ताकि जिनके पास जो है भूमि नहीं है उनको मिल सके। यह आंदोलन स्वतंत्र था, फिर भी सरकार ने इसका जो है सरकार से इसका जो है समर्थन प्राप्त था। उसके बाद आया था इस आंदोलन को जो है सम्मिलित होने वाले जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जो है जयप्रकाश नारायण सक्रिय राजनीति से इन्होंने इस्तीफा दे करके इसमें जो है सम्मिलित हुए थे। विनोबा भावे ने पहला भूमिदान जो है कब मिला था इनको, 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ये गांव जो था उसमें से एक प्रकार से इनको जो है मिली थी। 1956 ईस्वी में 4 लाख एकड़ जो है भूमि प्राप्त हुई थी 1956 तक। 1955 में इस आंदोलन में एक नया रूप प्राप्त हुआ था, वो कौन सा, ग्राम दान आंदोलन चला था। ग्राम दान आंदोलन की बात कही गई थी या जो है भगवान, मतलब कहा गया था कि वो भगवान की देन है, जो भूमि है वो किसकी देन है, भगवान की देन है और किसी विशेष व्यक्ति का इस पे कोई अधिकार नहीं है। ये आंदोलन उड़ीसा से शुरू हुआ था और सफल रहा था। 1960 ईस्वी लगभग 4500 गांव दान में प्राप्त हुए थे, जिनमें से सबसे ज्यादा 1946 ईस्वी में गांव 1946 ईस्वी नहीं है, 1946 गांव तो जो कहां से प्राप्त हुए थे, वह उड़ीसा से प्राप्त हुए थे। भारत में योजनाओं की इतिहास की अगर जो बात करें तो भारत में नियोजन में सर्वप्रथम नाम बदलकर 1934 ईस्वी में नियोजन का जो है नाम बदल करके 1934 ईस्वी में सुनने में आया था, जब इसका जो है विश्वेश्वरैया नामक एक इंजीनियर जो थे उन्होंने राजनीतिक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में देश की आय को दोगुना करने के लिए एक 10 वर्षीय योजना इन्होंने बनाई थी। 1938 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के अनुरोध पर इन्होंने राष्ट्रीय योजना की समिति बनाई थी और इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। 1943 ईस्वी की अगर जो बात करें तो प्लान फॉर द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन द इंडिया, जिसे बंबई में 8 उद्योगपतियों ने क्या किया था, तैयार किया था, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। बॉम्बे प्लान इसको ही कहा जाता है और इससे जो है इसमें जो है आधारभूत जो है विशेष बल दिया गया था और 15 वर्षों की प्राप्ति में 65 वर्षों को बढ़ाकर
130 रुपये करना था। 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान को लेखक जो थे अर्देशी और दलाल की थी देख रेख में जो है एक आयोजन का विकास आयोजन के लिए विकास के लिए इसके विभाग की स्थापना की गई थी। 1948 ईस्वी में राष्ट्रीय आयोजन समिति था। 1948 ईस्वी में राष्ट्रीय आयोजन समिति जो 1938 ईस्वी में थी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। कब? 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें मूलभूत उद्योगों, सेवाओं तथा खनिज, रेल, जलमार्ग, सार्वजनिक उपयोगिता वाले उद्योगों के राज्य स्वामित्व पर क्या किया गया था? बल दिया गया था। 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार की स्थापित नियोजन एवं परामर्शदात्री मंडल की योजना से समस्याओं का अध्ययन किया था। इस परामर्शवादी मंडल में जिसमें एक योजना आयोग की स्थापना का सुझाव दिया गया था। एक सुसंगठित आधिकारिक संगठन एवं मंत्रिमंडल के प्रति जो है उत्तरदायी हो और संपूर्ण देश के क्या हो, निरंतर विकास हो, अपना ध्यान केंद्रित कर सके। इसी के सिफारिश को स्वीकार करके 15 मार्च 1950 ईस्वी की बात की जा रही है, वो आयोजन आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कार्य क्या थे योजना आयोग के? अगर जो मुख्य कार्य की बात करें तो देश के जो है साधनों को अधिकांश प्रभावशाली संस्तुति उपयोग करना, योजनाओं को क्या करना? बनाना। और नियोजन स्वीकृति को योजना आयोग जो है उसको हटा दिया गया। अभी 2015 में नीति आयोग बना दिया गया है। तो योजनाओं का जो है प्राथमिक निश्चित करना और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की तंत्र की प्रगति निश्चित करना और समय समय पर योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर जो बात करें तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य निम्न थे। उद्देश्य था सहायता करना और क्या करना था? राष्ट्र के संसाधनों को परिश्रम और मजबूत करना था और उनको गतिशील करना था। सभी एक प्रकार से समरूप आर्थिक नीतियों को क्या करना? अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था और देश की क्या करना था? सभी भागों में तीव्र एवं संतुलित विकास के लिए प्रयास करना भी इसका जो है उद्देश्य था। योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त संघीय मंत्रिमंडल के सभी योजना आयोग के क्या होते थे? सदस्य तथा मुख्यमंत्री सम्मिलित। सभी राज्यों के एक प्रकार से क्या होते थे? मुख्यमंत्री इसमें सम्मिलित होते थे। प्रधानमंत्री परिषद का जो है इसका जो है अध्यक्ष होता था राष्ट्रीय विकास परिषद, जो परिषद बनती थी योजना के लिए। तो इसमें जो योजना आयोग का जो सचिव था राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता था। योजना आयोग का जो सचिव होता था वही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता था। परिषद की जो बैठकें सामान्यतः 2 वर्ष में एक बार होती थी, लेकिन इसके लिए कोई नियम नहीं था। 2 वर्ष में एक बार होती थी, सामान्यता है ये बात, लेकिन ये कोई नियम नहीं था कि 2 वर्ष में ही होंगे, ऐसी जो है मतलब थी। परिषद सामान्यता बैठक इसके जो है मुख्य कार्य इस प्रकार है। राष्ट्रीय विकास परिषद के राष्ट्रीय योजनाओं को जो है एक प्रकार से कार्य की समीक्षा करना और सामाजिक आर्थिक संपूर्ण क्षेत्रों पर जो है विस्तार करना और राष्ट्रीय चेतना को निर्धारित कर लक्ष्यों की प्राप्ति को सुझाव देना। राष्ट्रीय योजना आयोग के निर्माण के लिए पथ प्रदर्शक निश्चित करना। योजना आयोग द्वारा जो है राष्ट्रीय योजना का जो है विस्तार करना। नेहरू युगीन जो है प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की अगर जो हम बात करें, नेहरू के काल में कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो पहला उद्देश्य था कि यहाँ पे जो है शरणार्थियों की प्रॉब्लम आ गई थी, तो इनका जो एक उद्देश्य बनता था कि किसी प्रकार से यहाँ खाद्यान्न इनको जो है प्रोवाइड कराया जाए, इनको जमीनें दी जाएं, जिसके कारण से वहां पे जो है एक प्रकार से खेती का जो विकास हो, इसके साथ खाद्यान्न की पहले समस्या न आए। उसके बाद जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में तो आप जानते हैं युद्ध छिड़ गए थे, तो कम समय में खाद्यान्न जो है क्षेत्रों को क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना का जो है डोमर समृद्धि मॉडल पर जो है आधारित थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? ये डोमर समृद्धि मॉडल से जो है आधारित थी और मुख्य प्राथमिकता कृषि सिंचाई के क्षेत्र में जो है इसने जो है योगदान दिया था। और ये योजना जो थी, इस योजना का उद्देश्य यह भी था छोटे और कुटीर उद्योगों को जो है पुनर्विद्धार करना, औद्योगिकरण में अनुपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करना और संतुलित विकास जो है इसका जो है उद्देश्य था, मतलब सभी का जो है विकास हो।
और लक्षित जो इसमें विकास दर रखी गई थी 2.1 रखी गई थी, और 3.6 जो है विकास दर इसने प्राप्त किया था। भाखड़ा नागल दामोदर घाटी हीराकुंड परियोजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? 2.1 रखा गया। प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.6% जो है जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली थी। अगली द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी 1 अप्रैल 1956 ईस्वी से 31 मार्च, एक प्रकार से कह सकते हैं 1961 ईस्वी तक की जो योजना थी पंचवर्षीय योजना, और बड़े आधारभूत उद्योगों पर इसमें जो है विशेष बल दिया गया था, और औद्योगिकरण का जो है सर्वोच्च प्राथमिकता, राष्ट्रीय आय के क्या हुए थे? राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई थी। ये जो योजना थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है आधारित थी। नेहरू और पीसी महालनोबिस मॉडल जो थे उस पर यह आधारित थी। ये जो है 1956 ईस्वी के प्रकार की योजना थी। 1956 ईस्वी में पीसी महालनोबिस और नेहरू का जो है एक प्रकार से मॉडल पे यह योजना आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पे एक प्रकार से आधारित थी, और पहली डोमर समृद्धि मॉडल पे जो है आधारित थी। क्षेत्रीय मॉडल पर यह विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर जो है योजना आधारित थी। लक्षित विकास दर इसकी 4.5% थी, लेकिन इसमें जो ग्रोथ देखने को मिली थी 4.2% की ग्रोथ जो है मिली थी। राउरकेला में जो है प्रकार से राउरकेला जो एक प्रकार से लगा था, और जर्मनी की सहायता से जो राउरकेला लगा था उड़ीसा में, वो इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। भिलाई में जो लगा था संयंत्र एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई, वो सोवियत संघ के सहायता से लगा था, मतलब रूस की सहायता से लगा था। कहाँ लगा था? भिलाई में, जो छत्तीसगढ़ से है। और दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर में एक प्रकार से संयंत्र लगा था। तो वो किसके सहायता से लगा था? ब्रिटेन की सहायता से लगा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है। इसमें रोजगार के अवसरों का निर्माण किया था। इस योजना का उद्देश्य था निर्माण करना तथा आर्थिक विकास का भी समान वितरण करना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 ईस्वी से 31 मार्च 1966 ईस्वी तक की योजना थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसमें जो है अर्थव्यवस्था के स्वावलंबी और स्फूर्ति बनाना था, और पुनः कृषि क्षेत्र पर बल देना था। राष्ट्रीय आय की बात की गई थी। 5% से अधिक की वृद्धि करने की जो है इसमें बात की गई थी। यह मॉडल जो था स्पष्ट उल्लेख नहीं था। पुनः कृषि पर जो है इसमें जो है बल दिया गया था। पुनः कृषि पर जो है इसमें क्या किया गया था? बल दिया गया था। उद्योगों का इतना विकास संभव नहीं था बिना कृषि के, तो फिर से कृषि पर बल दे दिया गया था इसमें। लक्षित विकास दर जो थी वो 5% थी, और विकास दर कितनी प्राप्त हुई थी? 5.6% प्राप्त हुई थी। वास्तविक प्राप्ति जो हुई थी 5.6 जो है, मतलब ये इसका जो है लक्ष्य था। 5.6% क्या थी? मतलब इसने प्राप्त नहीं की थी। 5.6% उसमें लक्ष्य था, रखा गया था कितनी विकास दर होगी, लेकिन पाई थी कितनी विकास दर? वो 2.7% की विकास दर यहाँ पे मिली थी हमको देखने को। और इस योजना में की विफलता का कारण भी था भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में, भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में, और 1965-66 में सूखा था। 1965-66 में क्या पड़ गया था? तो सूखा पड़ गया था। और 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था। 1962 ईस्वी में चीन युद्ध, 3 जो है एक प्रकार से आपदाएं आ गई थी, तो विकास दर ये लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी थी। और यहाँ पे जो एक प्रकार से बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी, और मंदी आने के पास हमारे पास जो है यहाँ पे पैसा बचा नहीं था कि हम 5 साल की योजना को बना सकते। इसलिए हमने हर साल की योजनाओं यहाँ से बनाई थी, और 3 साल तक हर साल जो है योजनाएं बनाई गई थी। 1969 ईस्वी तक जो है 66, 67, 68, 69 तक 3 साल तक जो है यही योजनाएं बनी थी। एक साल की योजनाएं आई थी। क्यों? क्योंकि उस समय पैसा नहीं बचा था इतना देश में कि जो है हम वृद्धि पर खर्च, विकास में जो है पैसा खर्चा कर सकें 5 साल के लिए। तो ये योजना नहीं बन पाई सकी। 5 साल का तो हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? तो 1 साल की योजना आती थी, इसीलिए बीच में गैप मिलता है आपको कि योजनाएं नहीं बनी थी 1969 तक। ठीक है, तो ये हमारा जो लेक्चर होता है दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। ये मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से खत्म होती है, समाप्त होती है। यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो रख दें, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा नहीं जो इससे बाहर का हो। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों
तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।